क्या बनता है, ग्लास बनता है। तो जे ना कांच से, तो डी का एक आप तो ऐसे निकाल भी सकते थे। अगर आपको सी डी में से कोई एक पता होता तो आप आसानी से निकाल लेते। तो यहाँ हमने 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में समझ लिया। अगर इनमें से कोई भी एक विकल्प आएगा, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है फोटोक्रोमेटिक कांच किस लिए उपयोग किया जाता है, तो आप बता लेंगे अब। या फिर जल कांच क्या होता है ये भी आप बता लेंगे, किससे बनता है ये भी बता लेंगे। सोडियम क्रोमेटिक से बनता है, सॉरी सोडियम सिलिकेट से बनता है। और सोडा कांच आप तो जान ही लिए, सॉफ्ट ग्लास होता है। जेना कांच क्या होता है, बेस्ट ग्लास, बेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है जेना कांच। तो अब ये निकाल लेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं। हम यही ट्रिक अपनाएंगे कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन की तैयारी करें। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो हम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। अगर आपने कहीं भी थोड़ा भी फोटो देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद आएगा कि कौन किस मेथड से सुखाई जाती हैं पत्तियाँ। जैसे आप कपड़े सुखाते हो वैसे ही सुखाई जाती हैं, लेकिन उसको कहते क्या हैं आपको पता हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। बताइए क्या कहते हैं। देखिए, क्यूरिंग कहते हैं इसको। क्यूरिंग मतलब ऐसे हैंगर में डाल करके पत्तियों को ऐसे टांग दिया जाता है, फिर उसमें सुखाई जाती हैं पत्तियाँ, उसको क्यूरिंग कहते हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने के क्यूरिंग कहते हैं। क्यों ऐसे किया जाता है क्यूरिंग इनको, ताकि एक स्पेसिफिक क्वालिटी का रंग, गंध और उनमें लचीलापन बना रहे। तो आपको तो पता नहीं होगा तंबाकू कितनी क्वालिटी की होती है, जो खाने वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि कैसे इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। वो सूंघ के भी उसके टेस्ट बता देते हैं। इसीलिए उसमें गंध भी, रंग भी और उसका लचीलापन तीनों मेंटेन रखने के लिए क्यूरिंग किया जाता है। तो अब याद रखिएगा, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन एक कह रहा है, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से उसका गलनांक घट जाता है। यहाँ देखिएगा गलनांक घट जाता है शब्द उपयोग किया गया है। अगला कह रहा है, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही बात है। आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रेशर को जो कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है। आप उस चीज़ को नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसमें क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, आप उस चीज़ को बताइए नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय को चौड़ा करता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। आप लोगों ने इस समय सुना होगा सिजेरियन कॉन्सेप्ट, काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत में चल रहा है। किसी भी तरीके का डिलीवरी हो तो वहाँ पे सिजेरियन ही उपयोग किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आसानी से डिलीवरी में सपोर्ट करता है, बताइए। एस्ट्रोजन है, या फिर एड्रीजन है, एड्रीनल है, रिलैक्सिन है, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन क्या कहता है, आप देखिए इस तरीके से उसको याद रखने के लिए एक तरीके से कर सकते हैं। अगर ये हार्मोन ना रिलीज हो तो काफ़ी ज़्यादा पेन देता है, और जब ये हार्मोन रिलीज हो तो रिलैक्स देता है, तो रिलैक्सिन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो आसानी से डिलीवरी में सपोर्ट करता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या करता है, यूट्रस को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है रिलैक्सिन, तो इसलिए आसानी से बच्चे का जन्म हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनस। बायोल्यूमिनस घटना संबंधित है, किससे संबंधित है। जीनोम चित्रण से, मानव शरीर में होने वाले हार्मोन से संबंधित परिवर्तन से, सी कह रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता से, और डी कह रहा है कुछ कीटों द्वारा अंधेरे में अपने शरीर से उत्पन्न प्रकाश से। बायोल्यूमिनस के बारे में अगर आपने सुना हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। मुझे सभी लोगों ने लगा लिया होगा आंसर। बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में अगर बात करें तो देखिए, तालाब में या फिर बगीचे में आप देखेंगे रात के टाइम में, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो अपने मतलब शिकारी जीवों से अपने आप को बचाने के लिए लाइट इमिट करते हैं। लाइट इमिट करने से क्या होता है, जो शिकारी जीव होता है उसको लगता है कि ये कुछ डेंजरस है, तो इसलिए उसको शिकार करने से कतराते हैं, और ये कीड़े मकोड़े बच जाते हैं। ये क्या कहते हैं, कुछ कीटों द्वारा अंधेरे में अपने शरीर से उत्पन्न प्रकाश होता है, एक तरह के अपने सुरक्षा के लिए उत्पन्न करते हैं ये। तो आपने देखा होगा रातों में बहुत सारे अच्छे, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, दिखते भी हैं। और गुजरात में जाएंगे तो आपको एक दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिज्म के सेक्टर से इसको डेवलप किया गया है। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा दिखने के लिए मिलेगा रात के टाइम में। चलिए देखते हैं अगला, थर्मोस्टेट का तात्पर्य क्या है, बताइए। ये भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो थर्मोस्टेट का मतलब तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए पहले थर्मोस्टेट के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझेंगे। देखिए आपका फ़ोन एक लिमिट से ज़्यादा हीट होता है तो क्या होता है, अचानक लिखता है ऊपर आके ओवर हीट, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब एसी ऑटोमेटिक, आप लोगों ने एसी में देखा होगा ऑटोमेटिक चलता है, कैसे काम करता है वो।
एक टेम्परेचर से ज़्यादा जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी ऑन हो जाता है, और जैसे उससे लो होता है तो एसी बंद हो जाता है। तो वो कैसे काम करता है? थर्मोस्टेट से काम करता है। अब बताइए, ये कह रहा है यह तापमान मापता है, तो भाई सबको पता है तापमान मापता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होगा ये देखना है हमको। बी कह रहा है यह तापमान को बढ़ाता है, सी कह रहा है यह तापमान को स्थिर करता है, और डी कह रहा है यह तापमान को विद्युत में बदलता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही है, यह तापमान को स्थिर रखता है। अगर बढ़ेगा तो भी एक्टिव हो जाएगा, घटेगा तो भी एक्टिव हो जाएगा, एक संतुलन बना के रखता है ये कौन? थर्मोस्टेट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? आपको बताना इनमें से किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पे निर्भर नहीं करती है। ए कह रहा है तापमान पे, अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ेगा या घटेगा, ये आप बताइए। बी कह रहा है वायुमंडल में उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब वायुमंडल में उभरे हुए, देखिए यहाँ पे जल का एक क्षेत्र है, इससे अगर फैले हुए जितने जल की मात्रा होती है उसको बात कर रहा है, उसके पृष्ठीय क्षेत्र से। सी कह रहा है उसके द्रव्यमान पर, और डी कह रहा है आर्द्रता या नमी पर। पता है इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके किसी जल के द्रव के वाष्पन को निर्भर नहीं करते हैं, जिसके कारण उसके दर वाष्पन की दर प्रभावित नहीं होती है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया उसके द्रव्यमान, तो बिल्कुल सही बात है, द्रव्यमान कोई भी इसमें कारक नहीं है जो उसके वाष्पन को प्रभावित करे। देखिए तापमान किसी क्षेत्र का बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा, मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो चीज़ें वहाँ पे वाष्पन बढ़ जाएगी दर, और ये क्षेत्रफल भी निर्धारित करता है अगर वहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो। अब चलिए इसका एग्जाम्पल समझिए इस चीज़ को बी वाले के लिए। आप बारिश के दिन में देखे होंगे कपड़े बाहर डालते होंगे तो लेट से सूखता है। क्यों लेट से सूखता है? क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं ठंडी के दिन में डालते होंगे जल्दी सूख जाती है। ठंडी के दिन मतलब मेरा सेंस ये है, ठंडी के दिन वो सीज़न जब ड्राई मौसम रहता है उस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, तो जल्दी सूख जाती है, स्किन सूख जाता है, इसकी तो बात छोड़िए कपड़े की। वहीं देखें अगर आर्द्रता, तो आर्द्रता तो अभी हमने समझ ही लिया, मानसून के सीज़न में क्या होता है, वायु में इतनी ज़्यादा आर्द्रता होती है कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, बारिश के सीज़न में लंबा टाइम लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक तरीके निम्नलिखित में से कौन सा है? रासायनिक तरीके के बारे में पूछ रहा है। ए कह रहा शीत निष्क्रियता, बी कह रहा उत्खनन, और डी कह रहा क्लोरीनीकरण, और सी कह रहा है क्लोरीनीकरण, डी कह रहा है आयनीकरण। बताइए इनमें से कौन सा है जो क्या करता है पानी को शुद्ध करने के लिए रासायनिक तरीका है? उम्मीद है ये तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा, सबको पता होगा क्लोरीनीकरण करते हैं। और इसमें क्या क्या यूज किया जाता है? क्लोरीन यूज किया जाता है, ओजोन किया जाता है, और पोटेशियम किया जाता है, फिर पोटेशियम पर मैग्नेट किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? पानी को शुद्ध करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में क्या होता है? ल्यूकेमिया के बारे में आपने सुना होगा, भारत में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। ए कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, बी कह रहा है श्वेत जो होती है वाइट ब्लड सेल कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, और सी कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या घट जाती है, और डी कह रहा है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या घट जाती है। बताइए ल्यूकेमिया के कंडीशन में क्या होता है? ल्यूकेमिया के कंडीशन में होता क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया रहा हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ल्यूकेमिया के कंडीशन में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक्टिव हो जाते हैं और एक तरह से आपके इम्यूनिटी बढ़ाने लगते हैं, उनको जो भी प्रतिरोधी क्षमता होती है और इम्प्रूव हो जाता है, जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो वाइट ब्लड सेल्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया है एरिनियोलॉजी। एरिनियोलॉजी का संबंध किससे है? ओरिनियोलॉजी कहेंगे इसको। एरिनियो पढ़िए या ओरिनियो पढ़िए। यहाँ पे एरिनियो लिखा हुआ है। एरिनियोलॉजी और ओरिनियोलॉजी दोनों डिफरेंट है, सॉरी। एरिनियोलॉजी अलग है, ओरिनियोलॉजी अलग है। कह रहा है कि एरिनियोलॉजी का संबंध किससे है? यहाँ पे दिया मकड़ों का अध्ययन से। मकड़ी जो होते हैं उनका अध्ययन से एरिनियोलॉजी उसको कहते हैं। अब देखिए अनिर्थोलॉजी, ऑरिंटोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी की संबंध किससे? ऑरिंटोलॉजी का संबंध है यहाँ पे पक्षियों के अध्ययन से दिया हुआ है, ऑरिंटोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे दिया है पेडिट्रिक्स का संबंध किससे? यहाँ पे दिया हुआ है नेत्र का अध्ययन करने से संबंधित। और फिर अगला दिया हुआ है एनाटॉमी का संबंध किससे? मानव शरीर संरचना और विच्छेद का अध्ययन करने से। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम आसानी से कुछ अच्छे से समझ लेते हैं।
देखिए, अगर स्पाइडर अर्थात मकड़ी के अध्ययन की बात करें, स्टडी ऑफ स्पाइडर, तो यही है एरिनोलॉजी। अब ये चीज़ समझिए, एरिनोलॉजी किससे संबंधित है? मकड़ी के अध्ययन से। अगर दूसरी बात देखें, ऑरिंटोलॉजी किससे संबंधित है? ऑरिंटोलॉजी बर्ड के अध्ययन से, मतलब पक्षियों के अध्ययन से, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है। और फिर इसके बाद देखें, पेडी पेडिटेरल पेडिट्रिक्सलॉजी, पेडिट्रिक्सलॉजी किससे संबंधित है? पेडिट्रिक्सलॉजी क्या है? ये बच्चों की बीमारियों के अध्ययन से संबंधित है कि किस छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसको कहते हैं स्टडीज ऑफ डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की बीमारियों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता सी, सी ही गलत है यहाँ। पेडिट्रिक्स क्या है? पेडिट्रिक्स है बच्चों की बीमारियों के अध्ययन से संबंधित। एनाटॉमी क्या संबंध है? एनाटॉमी का तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, मानव शरीर संरचना के विच्छेद अध्ययन से। मानव शरीर का जो होता है उसका स्ट्रक्चर और पार्ट्स, जो शरीर के अंग है उसकी संरचना, उसके अध्ययन को कहते हैं एनाटॉमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लार सलाइवा में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? आपको बताना है सलाइवा में, मनुष्य का जो लार होता है सलाइवा, उसमें कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? ए दिया है लाइपेज, बी दिया है एमाइलेज, और सी दिया है ट्रिप्सन, और डी दिया है केलिकेरिन। तो बताइए इनमें से कौन सा एंजाइम मनुष्य के सलाइवा में नहीं पाए जाते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये मानव शरीर में नहीं पाया जाता है ट्रिप्सिन, बाकी तीनों पाए जाते हैं। लाइपेज भी पाया जाता है, एपामाइलेज भी पाया जाता है, केलिकेरेनी भी पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो मानव के सलाइवा में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से रक्त अस्कंदन विकार होता है? बताइए। रक्त अस्कंदन विकार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें जमता नहीं है, वो कट जाए तो लंबे समय तक ज़्यादा ब्लड निकल जाए तो फिर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो कह रहा है कि ये विकार, मतलब जब ये विकार होता है अस्कंदन विकार, जब जमेगा नहीं तो उसको कहते हैं अस्कंदन विकार, मतलब क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, जमेगा नहीं, और जब जम जाता है तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर उसकी कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी की वजह से रक्त जमता नहीं है? अगर उसकी कमी है तो आपका थोड़ा सा भी कट जाएगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, लेकिन अगर उसकी मात्रा भरपूर है तो आपका ब्लड नहीं निकलता और जम जाता है वहीं पे। तो बताइए वो कौन सी है? उम्मीद है सबको पता होगा, विटामिन के है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। अगर आप वैज्ञानिक नाम आपको पता है तो आप आसानी से लगा लेंगे, वो विटामिन के है। लेकिन बताइए इनमें से दिया है, आप देख के बताइए कौन सा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। फिलोक्लोविनो जो है, फिलोक्लोविनो नोन, फिलोक्लोविनो, ये जो है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है, फिलोक्लोविनो। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया था बी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए हम हो सके तो किसी एक पार्ट में डिस्कस कर लेंगे कि सारे विटामिन उनके वैज्ञानिक नाम, और फिर हम उसके बाद रामसर साइट देख लेंगे, नेशनल पार्क देख लेंगे, और सारे इंडेक्स देख लेंगे एक ही किसी वीडियो में, जल्दी ही हम देखेंगे उसको। चलिए अगला देखते हैं। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा है, सॉरी, जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? आपको ये बताना है। अभी ये कोविड-19 की वजह से, सार्स कोविड-19 की वजह से काफ़ी न्यूज में था, वो क्या चीज़ है जिसको उत्पन्न करती हैं आत्मरक्षा के लिए कोशिकाएं? संक्रमित जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो कौन से, किसको रक्षा कर, अपनी रक्षा के लिए किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं? ए कह रहा है इंटरफेरॉन, बी कह रहा है प्रीऑन्स, और सी कह रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन, और डी कह रहा है हार्पोज। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जो उत्पन्न पदार्थ उत्पन्न करती है हमारी बॉडी की इन्फेक्टेड कोशिकाएं अपनी रक्षा के लिए? इसमें है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होता है हमारी शरीर की कोशिकाएं रिलीज करती है अपनी रक्षा के लिए, तो इसका सही आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरॉन के रिलीज करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % होती है? आपको बताना है जो हम सांस लेते हैं तो जब बाहर सांस रिलीज करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, CO2 की मात्रा कितनी होती है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने 4% लगाया बिल्कुल सही बात है, 4% होता है। जब हम वायु में अपने हवा छोड़ते हैं, सांस रिलीज करते हैं, तो उसमें CO2 की मात्रा जो होती है वो 4% होती है। चलिए अगला देखते हैं। दांतों के इनेमल जो होता है दांत के ऊपर का बहुत स्ट्रांग पार्ट होता है, इनेमल उसको कहते हैं, बनने और दांतों तथा हड्डियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, किसकी आवश्यकता है? हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अब उम्मीद है वो 4-5 नंबर क्वेश्चन था इसी सेट में, वो दिया हुआ था, वहाँ पे हमने आपको बताया था। ए कह रहा है क्लोरीन, बी कह रहा है फास्फोरस, और सी कह रहा है क्लोरीन फ्लोरीन है, सॉरी,
सी कह रहा है फ्लोरीन और डी कह रहा है जस्ता। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जो यहाँ पे देखें फ्लोरीन जो है वो क्या है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे इनेमल है वो दांतों के ऊपर, दांत या हड्डियों के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कौन सा, फ्लोरीन। CFC वाला फ्लोरीन नहीं है ये दूसरा वाला फ्लोरीन है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुरक्षा हेतु सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। आप जो बैंक में जाते हैं आपको जो फैसिलिटी मिलती है उस पे लेकर उसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी आपको ये बताना है। गोईपोरिया कमेटी, बी कह रहा है जानकी रमन कमेटी, और सी कह रहा है नायक समिति, और डी कह रहा है नर्सिंग समिति। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो ग्राहक सुरक्षा, बैंकों में ग्राहक सुरक्षा सेवा सुरक्षा से संबंधित सुधार से संबंधित गठित की गई उसके लिए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। गोईपोरिया जो समिति थी ये बैंक में ग्राहक सेवा के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए गठित की गई थी। तो हमारा सही आंसर ए हो गया। लेकिन यहाँ पे जानकी रमन समिति के बारे में अगर बात करें, जानकी रमन समिति किससे संबंधित है। तो देखिए रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का गठन अभी किया गया है जल्दी ही। कब गठित किया, अप्रैल में ही गठित किया गया 2021 में। तो जो 2.0 है ये 2.0 के गठन के लिए उसके बारे में रिव्यू करने के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिव्यू करने के लिए कि इसमें कौन कौन से सुधार किए जाए, RBI ने गठित किया था जानकी रमन समिति को। फिर नायक के बारे में बात कर लेते हैं। नायक समिति, PJ नायक समिति वही वाले हैं। ये इन्होंने क्या किया था, ये भी बैंक से ही संबंधित है। नायक समिति, PJ नायक समिति इनके इसलिए गठन किया गया था गवर्नेंस के लिए। किसमें, बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया में गठन के लिए, उसमें गवर्नेंस कैसा हो रहा है उसके लिए गठित किया PJ नायक समिति। आप लोग नर्सिंग समिति के बारे में सुना ही होगा। नर्सिंग समिति का उद्देश्य क्या है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं उसके प्रोग्रेस कैसा है उसके लिए नर्सिंग समिति गठित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी आपको ये बताना है। ए कह रहा है 1947, बी कह रहा है 1952, सी कह रहा है 1955 और डी कह रहा है 1972 में। बताइए इनमें से कब की गई थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रारंभ। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है अपन बी, उनका बिल्कुल सही है। 1952 में, 4 मार्च 1952 में किया गया था इसका गठन। लेकिन अगर हम देखें कौन से अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया था तो बताइए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया गया था। अब देखेंगे तो यहाँ पे होगा स्टेट एम्प्लॉय स्टेट ESIC एक्ट होगा, ESIA होगा 1948 के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत किया गया था इसका गठन। कब किया गया था, 52 में। तो ये कुछ बातें थी। कुछ अन्य चीज़ें अगर देखें तो जिस कर्मचारी की सैलरी 21,000 से कम है उसके लिए ये मिलेगा उसको इसका बेनिफिट। और इसमें जो कर्मचारी होगा उसके वेतन का कितना कटेगा, 0.75% उसके कट जाएगा। अगला देखें अगर हम तो जो कर्मचारी का नियोक्ता होगा उसका कितना कटेगा, वो कितना पे करेगा इसमें, 3.25। बस इतनी सी बात थी, अब याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के विदेशी विनिमय कोष में कौन सम्मिलित है। इनमें देखें तो हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनमें कौन कौन सा जोड़ा जाता है इसमें। ए कह रहा है विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन करेंसी, बी कह रहा है स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण जो है स्वर्ण गोल्ड है वो, और सी कह रहा है IMF का जो है SDR वो, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है जो हमारे FERI में जुड़ता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया में जुड़ता है। तो इसमें सभी जुड़ते हैं, डी इसका सही आंसर है। कुछ और चीज़ें इसमें देखना चाहें हम तो इसमें 4 जुड़ते हैं, ये 3। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कोई खास नहीं था, सबको पता होगा वो चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विधि का प्रयोग GDP के गणना हेतु सर्वाधिक किया जाता है। तो ये तो सबको पता होगा। इसमें ए कह रहा है व्यय विधि, बी कह रहा है आय विधि, सी कह रहा है मूल्यांकन विधि, और डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जो है GDP के कैलकुलेशन में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भेदिया कारोबार। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अगर देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। हिंदी देखेंगे भेदिया कारोबार, ये कुछ अलग लग रहा है, कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश देखेंगे व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताना है।
तो अगर देखें ए के बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में ए कह रहा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हेतु मुद्रा का अवमूल्यन। क्या इनसाइडर ट्रेडिंग है? नहीं है। चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी ए, मैं एक कंपनी में, आप सभी लोग मिलकर के कर्मचारी हैं हम लोग, लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति को पता है कि मैं जल्दी ही बॉन्ड जारी करने वाला हूँ, और उसने क्या किया, सारे बॉन्डों को खरीदने के लिए पूरी प्लानिंग बना ली और अकेले ही इसका लाभ उठा लिया। शुरुआत में जब जो लोग खरीदते हैं डिमांड ज़्यादा रहता नहीं है तो प्राइस भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ जाती है तो फिर प्राइस भी बढ़ जाता है। आपको डिमांड एंड सप्लाई का रूल पता होगा। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है और उसने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट कर दिया और लाभ खूब कमाया, और अन्य लोगों को इसका मिल नहीं पाया। तो इसमें देखें तो प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण और गैर सार्वजनिक, यहाँ पे सार्वजनिक गैर सार्वजनिक, जो सीक्रेट होते हैं, जो सारी सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपको पता है, वहाँ तक जानकारी प्राप्त करके पहुँच रख करके किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद और बिक्री, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंपनी अब डूबने वाली है, तो आपने क्या किया, जल्दी से बेच दिया, आप बच गए नुकसान से, क्योंकि आपको पता था, आपको ये पता है कि हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपने मौका देकर के पहले खरीद लिया। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। आप मतलब वो नॉलेज जो आपको सामान्य लोगों को नहीं पता, आपको पता था, तो उसके बेस पे आप जब प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करते हैं तो उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। चलिए अगला देखते हैं जो कि अवैध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, उसको नुकसान होगा, कौन सा ऐसा वर्ग है बताइए। आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता हो तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी चीज़ों के रेट बढ़ते जाना, एक होता है मांग पूरक और एक होता है लागत मूल रीजन से, दो तरह। अभी हम देखेंगे इसके बारे में आगे। ए कह रहा है उत्पादक वर्ग को, बी कह रहा है ऋणी व्यक्ति को, सी कह रहा है परिवर्तित आय समूह वर्ग के लोगों के लिए, और डी कह रहा है पेंशन भोगी के लिए। बताइए इनमें से कौन ज़्यादा प्रभावित होगा। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम इसके डिस्कस करते हैं। मुद्रास्फीति की वजह से कौन कौन लोग प्रभावित होंगे। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, आप एक प्रोड्यूसर हैं, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, या तो डिमांड बढ़ जाए या लागत मूल्य बढ़ जाए, तभी इन्फ्लेशन होता है। तो मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपकी लागत मूल्य बढ़ गई तो भी आपको नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप प्राइस बढ़ा लेंगे। या फिर अगर डिमांड बढ़ गया, डिमांड साइड से बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा, आपको और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, तो बिल्कुल सही, इसको तो लाभ मिलेगा उत्पादक को। अब ऋणी को व्यक्ति देते हैं, मान लीजिए कि इसमें इन्फ्लेशन का कितना था, 3% था। आज जब आपने ऋण लिया तो उस समय इन्फ्लेशन कितना था, 3% था। लेकिन जब आप चुकाने आ रहे हैं, ऋण चुकाने आ रहे हैं, तो इस समय इन्फ्लेशन 6% है। तो बताइए आप मुझे जो मुद्रा देंगे वो उसकी वैल्यू तो थोड़ी कम रहेगी ना। तो जो ऋणी व्यक्ति है उसको लाभ हो जाता है, क्योंकि कम देना रहता है। उस जो पैसे की वर्तमान वैल्यू है, जब वो हम लिए थे तो उस समय ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन आज के समय में कम है। जैसे कि मान लिया आप, जब मैंने लिया था उस समय 50 रुपये मैंने ऋण लिया था, 50 रुपये में एक बिस्किट आता था। लेकिन आज इन्फ्लेशन की वजह से बिस्किट का रेट 100 रुपया हो गया। आप मुझे 5%, 3% का ब्याज दे करके मुझे 50 रुपये लौटा दिए। अब मुझे क्या उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और उस 50 रुपये में नहीं मिलेगा, अब तो 100 रुपये मिलेगा, अपने पास से और लगाना पड़ेगा। मतलब जो ऋण लिया हुआ है उसको इसमें क्या होगा, लाभ मिलेगा, जो ऋण दिया हुआ है उसको नुकसान होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब परिवर्तित आय समूह वाले, इसमें इनको देखिए, इनकी आय क्या होती है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ती घटती रहती है, फ्लैक्चुएट करती रहती है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इनकी आय बढ़ जाती है, कम होता है तो कम हो जाती है। ये भी फायदे में ही रहते हैं। लेकिन पेंशन भोगी वाले की बात करिए, ये बेचारे तो स्थिर होते हैं, इनका एक निश्चित पेंशन होता है, रेट वही लेते रहते हैं, इनको नुकसान होता रहता है हमेशा। ये हमारा आंसर हो गया डी। अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही है, इनकी आय स्थिर होती है तो ये नुकसान में रहते हैं हमेशा। अर्थव्यवस्था में, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी है। मंदी के कारण उत्पन्न हो रही है, बताइए किस तरह की बेरोजगारी है। ए कह रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी, बी कह रहा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और सी कह रहा है चक्रीय बेरोजगारी। बताइए किस प्रकार की बेरोजगारी है ये, मंदी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें सही आंसर होगा हमारा कौन सा, चक्रीय बेरोजगारी होगा। यहाँ पे चक्रीय बेरोजगारी मतलब मंदी के कारण इन्फ्लेशन आता है तो ऐसे आता है, एक साइकिल के रूप में आता है। पहले कभी डिमांड बढ़ जाएगा, अब इन्फ्लेशन कभी घट जाएगा, इस तरह साइकिल चलती रहती है। जैसे कि इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप जाएंगे मार्केट में, एक छोटी से छोटी चीज़ों के भी रेट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साइकिल है जो कल्चरल, एक समय जब धार्मिक चीज़ें प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ लगा लीजिए, तो साइकिलिक चलता रहता है। तो इसको चक्रीय बेरोजगारी करते हैं। हमारा इसमें आंसर सी, किसमें सी यहाँ पे दिया हुआ, अकेले 3, केवल 3 सही है। अब चलिए हम समझ लेते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। पहले चक्रीय बेरोजगारी हम समझ लिए कि मांग होता है, फ्लैक्चुएट करता है। मान लीजिए इधर
मांग बढ़ गया इस सीज़न में, मांग बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। फिर लेकिन इधर मंदी का टाइम आ गया, लोगों के पास पैसे कम है, लोगों ने डिमांड कम कर दिया, तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी यहाँ पे देखिए, जब महंगाई मांग बढ़ती है तो बेरोजगारी दर कम होती है। दोनों में विपरीत कंसेप्ट है। जब मांग बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि उद्योग जो होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, तो क्या होता है, बेरोजगारी रेट कम हो जाता है। लेकिन जैसे ये मांग गिरता है तो बेरोजगारी दर बढ़ जाती है, क्योंकि छंटने लगते हैं वो लोग। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। अब अगर देखें अन्य चीज़ें, इसमें हम संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी ये होता है कि मान लीजिए एक मेरी कंपनी थी, पहले 20 लोग काम करते थे, 20 नहीं 50, मान लीजिए 50 लोग काम करते थे, लेकिन मैंने उसमें क्या किया, ऑटोमेटिक मशीन लगा दिया, अब केवल 10 लोग काम करते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं संरचनात्मक। या फिर अब मुझे कौशल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अच्छे लेवल लेवल का प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे चाहिए अच्छे लेबर, ये ऐसे मजदूर हाथों से मेहनत करने वाले नहीं, थोड़ा सा उनके अंदर स्किल हो। तो इस तरह के परिवर्तन से क्या होता है, इसको संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब जिन लोगों के पास वो स्किल नहीं हो तो छट जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये संरचनात्मक बेरोजगारी, जैसे समय बीतता जाता है तो अच्छी स्किल की आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी की एग्जाम्पल है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी वो होता है अस्थायी रूप से, जैसे कि मशीनों में खराबी आ जाने से। अब मशीनों में खराबी आ गया, मशीन कुछ उद्योग कुछ दिनों के लिए बंद हो गया तो बेरोजगार हो गए। या फिर अन्य चीज़ें, देखिए स्वरूप में, या फिर मौसम, बारिश का सीजन आ गया तो कैसे ऐसे उद्योग ऐसा चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो बारिश के सीजन में जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो खराब हो जाते हैं, तो उस बीच में उद्योग बंद कर दिया गया, तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी थी। अगर मैं कहूँ कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी ये होती है जब जलवायु परिवर्तन, मौसम के कारण, फस मतलब इन सब चीज़ों के कारण मांग में बदलाव आते हैं, तो इसको कहते हैं कौन से, मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में देखेंगे, जब खेती में रुपाई के समय आता है या फिर कटाई के समय सीजन आता है तो लोगों को रोज़गार मिलना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे ही फसलें बो दी जाती हैं तो क्या होता है, उस समय रोज़गार कम हो जाते हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं रहते हैं, तो मनरेगा काम आता है। अगर तकनीकी बेरोजगारी की बात करूँ तो फिर क्या होता है, तकनीकी बेरोजगारी बताइए, श्रम के स्थान पर अधिक पूंजी वाले उद्योग लगा देने से तकनीकी बेरोजगारी होती है। बस चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान द्वारा खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है? ये वही संस्थान है जो 2020 में नोबेल पीस प्राइज इंडेक्स जीती थी, सॉरी नोबेल पीस प्राइज जीती थी। ए कह रहा है यूरोपियन यूनियन, बी कह रहा है IMF, सी कह रहा है सार्क और डी कह रहा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, फूड प्राइस इंडेक्स, ये FAO के द्वारा जारी किया जाता है। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है, FAO है। देखिए FAO का गठन कब किया गया था, इसे पूछता रहता है हमेशा, 16 अक्टूबर 1945 में, 1945 में इसका गठन किया गया था FAO का। अगर देखें इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, HQ, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये फ्रांस में है, रोम में है, सॉरी रोम इटली में है, हमने गलती बोल दी, रोम इटली में है, और इटली मतलब इसका हेड क्वार्टर है, किसका, FAO का। इसको देखिए 2020 में नोबेल प्राइज इंडेक्स मिला था। और कुछ अन्य चीज़ें अगर देखें तो 2021 में नोबेल प्राइज किसको मिला है, जर्नलिज्म के लिए मिला हुआ है। और वो दोनों कहाँ के हैं, रसिया के हैं, फिलीपींस के हैं। रसिया के जो हैं देमेत्री मोर्तोवो हैं, ये है रसिया के जर्नलिस्ट हैं। अब मारिया रेसा जो है, ये कहाँ के हैं, फिलीपींस की। ये दोनों लोगों को ज्वाइंट रूप से मिला था इस बार का नोबेल प्राइज 2021 का। अब इसका किसको मिला है, FAO का मिला है, FAO को मिला है। 2021 के लिए किसको मिला है, तो देमेत्री मोर्तोवो को और मारिया रेसा को मिला है, दो लोगों को। एक देमेत्री जो मोर्तोवो हैं, ये कहाँ के, रसिया के हैं, और मारिया रेसा ये कहाँ के, फिलीपींस की। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। 2021 के लिए किसको मिला, 2020 के लिए किसको मिला था पीस प्राइज इंडेक्स। धीरे धीरे हम ऐसे ही सारे रिवाइज कर लेंगे, जितने नोबेल प्राइज मिले हुए वो चीज़ें हम सारे डिस्कस कर लेंगे इसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हम इसीलिए इसको FAO का डिस्कस कर लिए थे, 1945 में गठन किया गया था। ऐसे कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो बताइए, यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB। बी कह रहा है लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का गठन कब हुआ था। सी कह रहा है SBI का गठन कब हुआ था। और डी कह रहा है, मतलब चौथा कथन कह रहा है कि नाबार्ड का गठन कब किया गया था। तो बताइए, अगर आपको पता हो तो आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं, SBI का गठन कब किया गया था। यहाँ पे SBI का दिया हुआ है, तो इसका 1955 में गठन हुआ था SBI का। अगर देखें हम LIC का गठन कब हुआ था, यहाँ पे LIC दिया हुआ, LIC का गठन 1988 में हुआ था। अगर हम देखें यहाँ पे नाबार्ड का गठन कब हुआ था, ये नाबार्ड का गठन हुआ था ये जुलाई 1988 में।
ये 12 जुलाई को हुआ था, 28 जुलाई को, तो ये 12 जुलाई को हुआ था। और इसका जो होता है 1988 में इसका भी गठन हुआ था, नाबार्ड का, दोनों का, नाबार्ड का और NHB राष्ट्रीय आवास बैंक, दोनों 88 में ही हुए थे। LIC की बात कर ले, LIC के तो हमने देखी 56 में, LIC के यहाँ पे 56 में है, 1956 में। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, SBI का गठन कब हुआ था। SBI का गठन तो 55 में। और फिर हमने देख लिया आवास बैंक का कब गठन हुआ था, 88 में, 1988 में। और यहाँ पे देख लें LIC का गठन कब हुआ था, ये 56 में हुआ था, 1956 में गठन हुआ था LIC का। 1 2 3 चौथा बचा हुआ है नाबार्ड का। तो नाबार्ड का गठन कब हुआ था, 1988 में, 1988 में नाबार्ड का। अब अरेंज कर लीजिए, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना हो गया हमारा दो किस में है, A में। हमारा सही आंसर हो गया। 1 मिनट, क्या कह रहा है, उनके स्थापना कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना देखेंगे तो SBI 55 में ही है, SBI सबसे पुराना है। तो 2 में है, 55 हो गया। और फिर उसके बाद हो गया 2 56। हमारा सही आंसर C निकल गया, C इसमें सही है। चलिए अगला देखते हैं। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, वो लागत बढ़ जाने से वस्तु की कीमत जो बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, लागत प्रेरित स्फीति। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था इन्फ्लेशन के बारे में, कि 2 तरह की होती है, एक डिमांड सप्लाई से, एक लागत सप्लाई से। कास्ट प्राइस जब बढ़ जाता है तो जो इन्फ्लेशन आता है उसको कहते हैं लागत प्रेरित स्फीति। और जो डिमांड सप्लाई, डिमांड की तरफ से होता है उसमें कहते हैं मांग प्रेरित स्फीति। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की संकल्पना एमोन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए, एमोन में क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें अगर देखें तो M1 M2 ये अलग अलग चलता है। इसमें लागत प्रेरित तो हमने देख लिया था ऊपर 97 सॉरी। अब इसमें बताइए M1 में क्या निम्नलिखित में शामिल नहीं है। A कह रहा है लोगों के पास नकदी, B कह रहा है बैंकों के पास मांग जमाएं, और C कह रहा है बैंकों के पास सावधि जमाएं, और D कह रहा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो बताइए M1 में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए देखें इसमें C, तो C हमारा करेक्ट आंसर होगा। बैंकों के पास सावधि जमा जो होता है, सावधि जमा वो सम्मिलित नहीं होता है। M1 में क्या क्या सम्मिलित होता है, देखिए नागरिकों के पास जो पैसे हैं, बैंक के पास और RBI के पास जो पैसे हैं वो तीनों सम्मिलित होते हैं। मतलब नागरिक के पास जितने पैसे हैं, बैंकों में जो जमा पैसे हैं वो, और RBI के पास जो पैसे हैं, ये 3 चीज़ें सम्मिलित होते हैं। इसको M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं, M1 को संकीर्ण कहते हैं। अगर अगला देखें यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें, तो आरक्षित किसको कहते हैं, M0 को, आरक्षित M0 को कहते हैं। इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, संचालन में जो भी मुद्राएं हैं, मतलब आपके जेब में जो पैसे हैं, मेरे जेब में जो पैसे हैं वो, और RBI के पास जो संरक्षित मुद्राएं हैं, आरक्षित मुद्राएं हैं वो, और अन्य जमाएं जो RBI के पास बैंक जो जमा करके रखे वो, ये तीनों को सम्मिलित करके क्या कहते हैं, आरक्षित, रिजर्व कहते हैं। ये चीज़ होगा। अब ब्रॉड की बात करें, व्यापक की बात करें, तो इसमें कौन सा होता है, M1 के बाद हमने डिस्कस कर ही लिया था। M1 प्लस क्या होता है, NDTL जो एक दिन में बैंक लेन देन की जो मुद्राएं के लिए उपयोग करते हैं, मतलब कुछ लोग निकालने गए पैसे, कुछ लोग जमा करने गए, तो वो सारे पैसे को NDTL कहते हैं। ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी। चलिए ये सारे इकोनॉमी के पोर्शन हैं, थोड़े से जटिल लग सकते हैं। बेवरेज वक्र का संबंध किससे है। ए कह रहा है गरीबी का स्तर, B कह रहा है आय की विषमता का स्तर, C कह रहा है बेरोजगारी का स्तर, और D कह रहा है मानव विकास का स्तर। बेवरेज वक्र का संबंध किससे है, बेवरेज वक्र का संबंध है यहाँ पे देखें हम, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से है, बेरोजगारी से संबंधित है। इसका सही आंसर हो गया C, बेरोजगारी से संबंधित है बेवरेज कर्व। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष के बजट में घोषित की गई थी, आपको ये बताना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये 19-20 के बजट में घोषित की गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जिन लोगों ने D लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से नहीं हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से किसका इसमें मतलब स्थापना नहीं किया गया था। IBRD, ये मतलब विश्व बैंक समूह की बात को कहते हैं IBRD, और B कह रहा है GATT, C कह रहा है IMF, और D कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान नहीं की गई थी, बाकी सबकी गठन की स्थापना की गई थी। इसमें अगर देख लें तो 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, ये अमेरिका के एक शहर है वहीं पे हुआ था। इसी समय IMF, वर्ल्ड बैंक, GATT
इन सब की स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया था? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक किन को माना जाता है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया था? ए कह रहा माल्थस, बी कह रहा है नेटे स्टीन, और सी कह रहा है डेविन केनन, और डी कह रहा है मार्क्स। तो बताइए किसने किया था ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी? डेविन केनन ने। सी इसका आंसर सही है। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। डेविन केनन ने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दिया था। डेविन केनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुल नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुल नगर किस राज्य में स्थित हैं? देखिए दो में है, एक तो यूपी अपना है और दूसरा केरल है। तो केरल के सही है यहाँ पे। इसका जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। देखिए अब आयु भूकंप है, इसको हिंदी में देखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इंग्लिश देखिए। एक्सप्लोजन एज कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? एक्सप्लोजन एज कॉन्सेप्ट। ए कह रहा है कार्यशील जनसंख्या के बढ़ते अनुपात, बी कह रहा है वृद्ध जनसंख्या के बढ़ते अनुपात, सी कह रहा है किशोर जनसंख्या के बढ़ते अनुपात, और डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए एक्सप्लोजन एज कॉन्सेप्ट जो है ये जिस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जनसंख्या का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस वर्ग में किस तरफ जा रहा है, क्या वो बूढ़ा हो रहा है, तो इसी को कहते हैं वृद्ध जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को कहते हैं एक्सप्लोजन एज कॉन्सेप्ट। है जापान इसी की तरफ ग्रसित हो रहा है, मतलब गतिशील है, धीरे धीरे अब इसी तरफ जा रहा है। एक्सप्लोजन एज कॉन्सेप्ट, वहाँ के लोग ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं। अब भारत अभी युवा अवस्था में है। उत्तर प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है? ए कह रहा ऊपरी गंगा, बी कह रहा शारदा नहर, सी कह रहा यमुना नहर, और डी कह रहा निचली गंगा। तो बताइए इनमें से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस पे हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ऊपरी जो गंगा है यही तो तेज फ्लो करेगी, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई से नीचे आ रही है। जब तेज फ्लो करेगी तो ज़्यादा विद्युत प्लांट इस पर लगाए जाने की संभावना रहेगी। तो हमारा आंसर सही होगा ऐसे ए। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, नहीं पता तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती है। दो कह रहा है कर्मा, जो कर्मा है खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तीन कह रहा है खरवार जनजाति का मूल निवास पालुम झारखंड है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें ए इसका सही है, 105 का ए करेक्ट है। इसमें सभी सही है। खरवार जनजाति जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में, आप देखेंगे सोनभद्र नीचे एकदम है। और दूसरा देखें कर्मा जो है खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। खरवार जनजाति का मूल निवास कहाँ है? पालुम, ये झारखंड रीजन में। आपको पता होगा कि ये जो जिला है इसका झारखंड से सीमा लगता है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी रिहंद नदी पर स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रिहंद नदी पर स्थित है। ए कह रहा है राजघाट, बी कह रहा है शीतला घाट, सी कह रहा है ओबरा, और डी कह रहा है माता टीला। बताइए इनमें से कौन सा जो जल विद्युत परियोजना है वो रिहंद नदी पर स्थित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। रिहंद नदी की बात करें तो रिहंद नदी ओबरा जल विद्युत परियोजना है। ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे है। लेकिन ये तीनों किस पे हैं? राजघाट, फिर शीतला, माता टीला किस पे हैं? ये बेतवा नदी पे हैं तीनों। बेतवा नदी पे ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और ये ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है बताइए? ये कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में ही ये ओबरा जल विद्युत परियोजना। तो देखिए एक ही जगह से दो क्वेश्चन उठ गए ना। चलिए अगला है दिल्ली की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? इसमें से कितने हैं उत्तर प्रदेश के जिले जो दिल्ली की सीमा साझा करते हैं, दिल्ली से सीमा साझा करते हैं? गाजियाबाद आप लोगों को पता होगा, गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा ये भी आपको पता होगा, मेरठ करता है या नहीं आप बताइए? नहीं करता, मेरठ की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। एनसीआर में आता है लेकिन मेरठ की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। हमारा सही आंसर डी हो गया। ए और बी तो टच करते हैं तो हमारा सही आंसर डी है। थोड़ा सा ऐसे में मैप देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा ये सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्रों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? आपको ये बताना है। चंद्रपुर, हासन, खेत्री और खम्मान है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र वो महाराष्ट्र में स्थित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। हम अगर यहाँ देखें चंद्रपुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर। हावन कहाँ पे है? हासन कहाँ पे स्थित है? हासन कर्नाटक में स्थित है। खेत्री कहाँ पे है? खेत्री आप लोगों को पता होगा कहाँ पे? राजस्थान में है।
और फिर यहाँ पे खम्मन देखें, खम्मन तेलंगाना में है। तो आप याद रखिएगा ये MH महाराष्ट्र हो गया। फिर से हासन कहाँ पे है? हासन होगा कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। फिर अगर देखें खत्री कहाँ पे है? खत्री आप राजस्थान देख सकते हैं। और फिर खामन, खामन कहाँ पे है? तेलंगाना में, तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पट्टियों एवं ग्रेनाइट स्लेटों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट पट्टियों और ग्रेनाइट स्लेटों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ए कह रहा प्रयागराज, बी कह रहा अलीगढ़, सी कह रहा बदायूं और डी कह रहा ललितपुर। तो बताइए कौन सा प्रसिद्ध है ग्रेनाइट पट्टी एवं ग्रेनाइट स्लेट के लिए? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यह है ललितपुर, डी इसका सही आंसर है। ललितपुर किसके लिए फेमस है? ग्रेनाइट पट्टी ग्रेनाइट स्लेट के लिए, यूपी में है। पूछा जा सकता है मिनरल्स वाले पार्ट में आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहर है और उद्गम स्थल है, उसके उद्गम स्थल तो कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है, बेमेल है, यहाँ पे नॉट मैच्ड है। तो इंग्लिश भी देखते रहिएगा। पूर्वी यमुना नहर, बताइए कहाँ से निकलती है पूर्वी यमुना नहर? आगरा नहर, ओखला दिया हुआ है। पूर्वी यमुना नहर का दिया है सहारनपुर, आगरा का दिया हुआ है, आगरा नहर का ओखला दिया है। ऊपरी गंगा हरिद्वार और निचली गंगा अलीगढ़। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? तो ये सहारनपुर से निकलती है पूर्वी यमुना नहर। अगर आगरा की बात करें, आगरा कहाँ से निकलती है? आगरा नहर ये भी ओखला से ही निकलती है, ये भी हमारा सही है। अगर ऊपरी गंगा नहर की बात करें, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। निचली गंगा नहर अलीगढ़ दिया हो जो कि गलत है, नरौरा से निकलती है। आप बताइए नरौरा क्यों यूपी में फेमस जगह है? भाई आपको पता होना चाहिए परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा में ही है, ये सही आंसर होगा। मतलब हमारा गलत आंसर दिया है तो गलत, यही हमें गलत चुना था। नरौरा से निकलता है निचली गंगा नहर, और नरौरा में भी परमाणु विद्युत संयंत्र है यूपी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा यूपी का जिला है जिसमें सबसे कम एसटी पाए जाते हैं। ए का रहा बदायूं, बी का रहा बागपत, सी का देवरिया और डी का रहा कन्नौज। उम्मीद है आपको आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन के करीब होगा वहीं पे तो ट्राइब कम पाए जाएंगे। बागपत जो है दिल्ली के समीप है, तो सही आंसर हमारा बी हो गया। दिल्ली में सबसे कम क्या पाई जाती हैं? ट्राइब्स पाई जाती हैं। अगर इसमें अन्य चीज़ें देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं ट्राइब? तो खेरी में, लखीमपुर खेरी में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा लखीमपुर खेरी, खेरी में, खेरी, खेरी, खेरी में सबसे ज़्यादा ट्राइब पाई जाती है, लखीमपुर खेरी में, और बागपत में सबसे कम। चलिए अगला देखते हैं। निम्न पर विचार करें। इसमें सब बताना है उपरोक्त व्यक्तियों का संबंध किससे है। यहाँ पे दिया है राजा खान, रजा खान, गुलाम मोहम्मद और सी दिया है इलियास खान। तो बताइए इनमें से इन व्यक्तियों का संबंध किससे है? ए दिया शहनाई वादक, बी दिया सारंगी वादक, सी दिया सितार वादक और डी दिया तबला वादक। ये लखनऊ घराने से तीनों लोग संबंध रखते हैं। अब बताइए किससे संबंधित हैं ये लोग? ये तीनों सितार वादक हैं, सी इसका आंसर करेक्ट है। ये लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, इलियास, यहाँ पे थे इलियास खान, ये तीनों लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं और सितार वादक हैं। इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रेन, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, इंडियन ग्रेट, इंग्लिश देखिए, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है, कहाँ पे स्थित है। ए कह रहा वाराणसी में, बी कह रहा हापुड़ में, सी कह रहा कानपुर में और डी कह रहा सहारनपुर में। तो बताइए कहाँ पे स्थित है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये है हापुड़ में, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? मैंग्रोव एक अनुभव मतलब एक तरह का अलग ही तरह का पौधा है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट लेक में भी ये पनपता है। एक है स्तंभ मूलक जड़ें पाई जाती हैं, बी कह रहा है स्तंभ मूल, अस्तंभ अवस्तंभ है, सी कह रहा है शोषण और डी कह रहा है चुमकान चुमकांग। बताइए इनमें से किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है मैंग्रोव में? देखिए शोषण मूलक, ये जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों पे भी साल्ट जम जाता है क्योंकि वहाँ से इवेपोरेट करके अपने अंदर से जो सॉल्ट होते हैं उसको रिलीज कर देते हैं। उसके साथ साथ नीचे से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, हवाएं ले सकती हैं, मतलब शोषण प्रक्रियाएं अपनी जड़ों से भी कर सकते हैं। शोषण मूलक जड़ पाए जाते हैं जो फाइबर टाइप के होते हैं। फाइबर मतलब इसमें कॉटन टाइप का, रुई आप देखेंगे फूल जाता है फिर दबाएंगे पचक जाता है, उस टाइप की इसकी जड़ें पाई जाती हैं।
जो आसानी से तैरती रहती है जल में, अपने पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं। चलिए, जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है उत्तर प्रदेश की महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि थी, कितनी थी? 21.23%। मतलब 10 साल में 21.23% की वृद्धि बढ़ती है महिला जनसंख्या में। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 है। सी कह रहा है उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 56.56 है % है। और डी कह रहा है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आपको थोड़ा भी पता हो तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। फिर आपको औसत जनघनत्व कितना है का पता होगा? 829 है। फिर अगर आपको पता हो कि अगर जनसंख्या, इसमें ये दोनों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं बी और सी में। हमारा आंसर यहाँ पे सी ही गलत है। महिला साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पे 57.2% है, और यहाँ पे 56.6% दिया हुआ है, जो कि गलत है। सी हमारा गलत है यहाँ पे। जो पहला दिया हुआ है महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 21.23% है, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप पंक्ति के दोनों सिरों में से 9वें स्थान पर हैं तो आप पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? आपकी पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आपको ये बताना। अब मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो देखिए आपके दोनों तरफ मतलब इधर से भी 8 लोग हैं, इधर से भी 8 लोग हैं। आपके एक साइड में भी 8 लोग, एक साइड में भी 8 लोग, तो कितने हो गए? 16। और बीच में आप हैं तो एक, टोटल 17 लोग हो गए। हमारा आंसर हो गया 17, सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। यदि 1 मई 2000 को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? आप इसको अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी आप सॉल्व करते हैं कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 सोमवार। सी बी सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी 117 नंबर क्वेश्चन है ये, बी इसका आंसर हो जाएगा। आप जिस तरह के सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब इसमें देखते हैं 118 में ASHASHG दिया हुआ है। देखिए पहले वाले में एक आगे बढ़ रहा है, ठीक, दूसरे वाले में एक घट रहा है, तीसरे वाले में आई के बाद क्या होगा? आई के बाद तुरंत एच आई, तो ये क्या होगा? एच के बाद एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है DARK। अब डी से पहले क्या होता है बताइए? डी से पहले सी होता है, और ए के बाद क्या होता है? बी होता है। यहाँ पे DARK कोड किससे संबंधित है? एक, तो DARK, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। सही दिखना यहाँ पे देखिए DQB इसका आंसर सही हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा इसको, निकल जाएगा। एक प्लस हो रहा है फिर एक माइनस हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का बी सही तो है, यही होगा। सी आर, यहाँ पे ए के बाद आगे बढ़ेंगे तो बी होना चाहिए। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 129। एक संख्या को 399 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व करिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 119 का हो जाएगा हमारा सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताइए, इसको दिशा बदलना है। आप एक काम कीजिएगा, ऐसे कर लीजिए ग्राफ, फिर बना लीजिएगा। आप यहाँ पे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। अब इस तरीके से कर लीजिएगा, यहाँ टाइम लगेगा। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी, उत्तर पूर्व। चलिए इसको 121 में बात करें, इसका सही आंसर होगा 5784। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए अगला है, आप लोग इसको आसानी से कॉपी पेन लेकर के सॉल्व कीजिएगा। नगीना लंबी है, ये वाला आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर नगीना लंबी है तो नगीना कौन सी हो गई? या नेहा पे हो गई। और पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं है, तो पुष्पा इधर हो जाएगी, फिर पुष्पा। अब इस तरीके से अरेंज कर लिया, पी इधर कर दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा आंसर इसमें। तो अगर हम 22 की बात करें तो 22 में हमारा सही आंसर होना चाहिए ए, बी, ए करेक्ट होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। मनीषा जो है, मनु क्या दिया है यहाँ पे भाई? मनीष है, मनीष सही है। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश देख लिया करिए, कहीं कहीं इंग्लिश सही दिख रहा है तो कहीं कहीं हिंदी सही दिख रहा है। चलिए अगला है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति, इनकी माताजी के इनकी माताजी के पति की बहन, इनकी पति की बहन मेरी बुआ है, इनकी बुआ है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है बताइए? अरे वो अपनी बहन से ही बोल रहा है भाई साहब, इसमें उसकी बहन होगी, बी इसका करेक्ट है। चलिए
अगला क्वेश्चन इसमें सही से दिख नहीं रहा, इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैथ के हैं जो कि दिख नहीं रहा तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ब्रिक्स के बारे में बताना है। एक कथन ये कह रहा है ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका एवं 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह हैं। क्या हैं? आपको असत्य चुनना है। तो बिल्कुल सही बात है, ए इसमें सही है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, अनुभव, अभिनव विकास। तो क्या था ये चीज़? बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ नहीं था। अगर यहाँ पे देखें 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की थी। किसने की थी? 13वें का भारत ने किया था अभी जल्द ही 2021 में। तो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था और 13वां था, किया था भारत ने। और इसकी थीम क्या थी 13वें की? तो इसकी थीम है ब्रिक्स @15, अंतर ब्रिक्स, निरंतरता, एकजुटता और सहमति। इसकी थीम है। दिल्ली में हुआ था और दिल्ली डिक्लेरेशन इसी बार किया गया। तो 1 और 4 तो सही है, इसमें 2 और 3 गलत हैं। इसका सही आंसर सी हो गया। ब्रिक्स का 13वां जो शिखर सम्मेलन हुआ उसको भारत ने होस्ट किया है। चलिए अगला यहाँ पे सही दिख रहा है, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीडेक्स आईसीडेक्स का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आईसीडेक्स का संबंध किससे है, तो बताइए किससे संबंधित है ये आईसीडेक्स। चलिए हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कुछ बीच में रुक गया था। भारतवर्ष किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 128 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका 2023 में भारत करेगा इसकी मेजबानी। 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। और 2020 में कौन कर रहा है? 21 में 2021 में कौन कर रहा है? G20 का रोम में हो रहा है, इसकी सबमिट हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। आपको बताए तो रोम किसके कैपिटल है बताइए? FAO का। रोम कहाँ पे? FAO। अभी मोदी जी गए थे, यहाँ भाषण भी दिए थे। और ये इसका इटली में है, इटली। चलिए FAO का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। अब अगला बताते हैं, अगला देखते हैं ऑसीडेक्स 2021 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य होने वाला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? ऑसीडेक्स, तो बताइए। ए कह रहा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, बी कह रहा ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, और सी कह रहा ऑस्ट्रेलिया भारत, और डी कह रहा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए किसके मध्य होता है ऑसीडेक्स इंडेक्स? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया और नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार किस भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 100 स्थानों में स्थान प्राप्त किया? बताइए किसने प्राप्त किया था? ए कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, बी कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, और सी कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और डी कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो किसने किया था? IISc बेंगलुरु ने प्राप्त किया था। और IISc बेंगलुरु का स्थान कितना है? IISc बेंगलुरु का 37 इस बार रैंक है, लेकिन जो कि पिछले बार कितना था इसका? 1 रैंक पीछे चला गया इस बार। पहले इसका 36 था, अब 37 हो गया, स्लिप कर गया इस बार। हमारे भारत में 3 संस्थान ऐसे हैं जो इस रैंकिंग में 100 स्थान प्राप्त कर 100 के अंदर आए हुए हैं। पहला IISc जिसका 37 है, IISc रोपड़ इसका 55 है, और IIT रोपड़ जो है उसका 55 स्थान है। IIT इंदौर है जो उसका कितना 78 है। और अगर देखें हम टॉप 200 में कितने आए हैं तो 18 संस्थाएं आई हुई हैं भारत की। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, अगला है निम्नलिखित में से US ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन है? देखिए UPSC भी अब इस पर फोकस करने लगी स्पोर्ट पे, UPSC तो पहले से करता ही था।